हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024, जिसमें कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 36वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित प्रश्न को लिया है, जिसमें इसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, क्योंकि आज रीजनिंग के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं कर पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आगे जारी रखेंगे रीजनिंग वाले, लेकिन सिर्फ इस वीडियो में रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी बात सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। तो करने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा और साथ ही मैं भी करूँगा और एक सही तरीका बताने का कोशिश करूँगा कि हाँ, इस तरीके से करने पर जो है एग्ज़ाम में कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादातर कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो कैसे, उस वीडियो को आगे आप लोग वीडियो में जानेंगे। चलिए देखिए। कहता है 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कितनी है। तो मेरे करने से पहले आप भी कॉपी कलम लेकर बैठिए और खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों की माप कितनी होगी। ठीक है, तो 10 भुजा वाली बहुभुज है, कुछ इस प्रकार से 10 ठो भुजा वाला होगा, नहीं समबाहुभुज बोल रहे हैं, नहीं बराबर। तो इक्वल तो हम नहीं बना सकते फिगर, हालांकि आप लोग बना सकते तो बना लीजिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो या तो इसको फार्मूले से कीजिए। देखिए, समबाहुभुज की आंतरिक कोणों का योग बराबर जो फार्मूला होगा, आंतरिक कोण का योग बराबर जो फार्मूला होगा n-2 इंटू 180। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, अगर ये फार्मूला भूल गए तो फिर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका वो भी मैं बताने का कोशिश करूंगा। बने रहिए। देखिए, तो यहाँ पर योग इसका मैं निकालूं तो क्या होगा, n मतलब कि कितनी भुजा दिया है, ये n की मान है। तो 10 - 2 इंटू 180, तो ये क्या हो जाएंगे 8 गुना 180। तो ये योग हो गया, ये जो निकला क्या हो गया 1440 योग हो गया। ठीक है, यानी अंदर के कोणों का योग। आंतरिक कोण समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सा भी मैंने एक फिगर ले लिया, अंदर वाले कोण, ना कि बाहर वाले कोण नहीं, अंदर वाले कोण का योग मैंने निकाल लिया। और ये अंदर के ही कोण का माप पूछ रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मतलब माप क्या होगा। तो ये 10 कोणों का योग है। ये कितने कोणों का, 10 कोण का योग है। तो हमें एक कोण का चाहिए, तो एक कोण का योग बराबर क्या होगा 1440 अपॉन 10। तो ये कितना हो गया 144 डिग्री। ठीक है, तो 144 डिग्री ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये फार्मूला आप भूल जाते हैं तो फिर कैसे कीजिएगा, तो चलिए उसको करने का कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप के समबाहुभुज वाला क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाहरी कोण निकाल लेना है। अगर हमसे इसमें पूछा जाता है कि बाहरी कोण क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं करता। ये तो कहने का मतलब ये आंतरिक कोण हो गया है, आंतरिक कोण। ये क्या हो गया, अंदर वाला कोण। अगर हमसे बाह्य कोण पूछता, बाह्य कोण अगर हमसे पूछता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको 360 में कितनी भुजा दी है 10, इसको 10 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 36 डिग्री। कितना हो जाता है 36 डिग्री। लेकिन बाह्य कोण हमसे पूछा क्या है, आंतरिक कोण। प्रत्येक ये बाह्य कोण है, हमसे पूछा है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आंतरिक कोण निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 180 में जो आपने बाह्य कोण निकाला उसको घटा दीजिए, ये आपका आंसर।
क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा अगर नहीं समझ पाए तो समझिए। अगर कहने का मतलब एक मैं फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिगर है, ठीक है। तो अगर ये कोण 30 है, तो अगर हमसे पूछे कि वाही कोण कितना होगा, तो बस इसका 30 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो इसका मतलब 150। वाही कोण कितना हो जाएगा? 150। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो प्रत्येक कोण पर बनने वाले बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 180 में 36 घटा दिया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो हो सकती है, क्योंकि मैं उन सभी तरीकों को कराने का कोशिश करूँगा जिससे कि एग्ज़ाम में कम टाइम लगे सोल्व करने में। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में ही मतलब कि अगर आप हर क्वेश्चन पर 15 सेकंड 20 सेकंड भी बचाते हैं, तो 100 क्वेश्चन पर सोच लीजिए कितना सेकंड बचेगा। तो उसको अलग जगह लगा सकते हैं उस टाइम को। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट समझिए आगे क्या कहूँ। एक स्कूल के दौरे के दौरान 15 छात्रों के समूह में एक समूह के नेता के रूप में चुना जाता है। यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं, तो कितने छात्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं? कितने छात्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि 15 छात्र है, उसी में से एक को समूह का नेता चुन लिया, ठीक है। यानी 15 छात्र का एक समूह है, तो 11 समूह में कितना होगा? तो एक समूह में कितना छात्र है? 15 छात्र, ठीक है। तो 11 समूह में कितना होंगे? तो 15, देखिए यहाँ 11 से गुना हुआ, तो इधरों भी आप 11 से गुना कर दीजिए, है ना। एक में 11 से गुना हुआ, इधरों भी आप 11 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएंगे? 165। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कब रहता है, मैं आपको थोड़ा सा इस टाइप में क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। देखिए, जब आपसे पूछे कि 15 छात्र है और प्रत्येक छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो फिर कितने टाइम हाथ मिलाया जाएगा? तो उस टाइप में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, ये बहुत इजी था। तो नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को करने का आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ। देखिए, पी क्यू प्लस आर बराबर 13, पी क्यू प्लस क्यू आर, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा भारी है, लेकिन अगर आप दिमाग से सोचो बहुत इजी है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इसमें इक्वेशन कितने हैं, यानी बराबर कितने दिख रहे हैं, तो आपका जवाब होगा 2 को बराबर दिख रहा है। बराबर कितने दिख रहा है? 2 को। लेकिन वेरिएबल कै गो है? वेरिएबल बोला जाए तो मतलब कि जो चर वाली संख्या, नहीं ABCD का कोई भी जो चीज है, तो इसमें 3 को दिख रहा है, PQR 3 चीज दिख रहा है, लेकिन इक्वेशन देखा जाए तो 2 ही है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 2 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है, एक चीज PQR में एक चीज एक्स्ट्रा है। किसी को भी आप 0 मान लीजिए, तो हम यहाँ पर R बराबर 0 मान लेते हैं। क्या करते हैं? R बराबर 0। ये मानने से होगा क्या, इस बात को अभी समझिए। अगर मैं इसको 0 मान लिया R को, तो ये 0, तो यहाँ पर बचा क्या? P प्लस Q बराबर 13। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ पर मैं R को अगर 0 पुट करूं तो ये पूरा 0, यहाँ पर R को 0 पुट करूं तो ये पूरा 0, तो अब मेरे पास बचा क्या? PQ बराबर 30, PQ बराबर 30। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है उसमें R को 0 करूं तो ये 0, यहाँ पर 0 R रखूं तो ये 0, क्योंकि गुना में देखिए कितना बड़ा नंबर रहे, कुछ भी रहे, XYZ फलना ढिकलना कुछ भी रहे, 0 से गुना करने पर वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। तो ये भी 0, ये भी 0, बच गया यहाँ पर क्या? PQ प्लस Q का क्यूब बराबर 1। कितना छोटा क्वेश्चन रह गया सिर्फ इतना सा करने से। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और ऐसा मैंने क्यों किया?
क्योंकि मैंने देखा कि क्वेश्चन में जो है बराबर दो ही को है और लेकिन इसमें मान 3 को का घुसेड़ रखा है, तो एक मान एक्स्ट्रा है। किसी को भी आप जीरो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से किसी एक को भी जीरो, हमको सिर्फ 2 से मतलब है, 2 बराबर है तो 2 से मतलब है, तीसरा से कोई मतलब नहीं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। चलिए, तो अब हमें चाहिए इतना सा। तो यहाँ पर क्यूब है तो p प्लस क्यू का होल क्यूब लगा दीजिए, सिंपल सी बात है ना। p प्लस क्यू का होल क्यूब लगा दीजिए, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3p क्यू इंटू p प्लस क्यू। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर समझकर बैठा दीजिए कि ये a है ये b है, उसके होल स्क्वायर समझकर बैठा दीजिए। तो यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए, जो अब मेरे पास है उसको पुट करते हैं। p प्लस क्यू का मान कितना? 13। तो यहाँ पर 13 का क्यूब बराबर इतना हमें चाहिए क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है ना, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। प्लस 3 p क्यू का मान कितना है? 30 और p प्लस क्यू का मान कितना है? 13। तो गुना 13, तो 13 का क्यूब मेरे में से 2197 होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 169 गुना 13, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है गुना करने में, क्योंकि हो सकता है मान याद ना हो। 13 17 से हाथ 11, 13 का 13 का 78 और 11 9 बच गया 8, 13 का 13 और 8 2197। हाँ बिल्कुल सही है, 2197। तो इसका तो मान हमें चाहिए, है ना। प्लस 3 3 9, 13 17 से 1170। बस इसको घटा दीजिए, इधर आपका आंसर हो जाएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यानी इसमें ये वाला घट जाएगा, है ना। इतना सा तो कर ही सकते हो आप लोग। 7 लास्ट में 7 आ रहा है और लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन में, है ना। तो ऐसे मार सकते हैं देखकर। हालांकि आपकी इच्छा, सॉल्व कीजिए, ये 10 27 ही आएगा, कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना हो सके उतना समय बचाने का कोशिश कीजिए, उतना फास्ट करने का कोशिश कीजिए, तब जाकर आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर जो है बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण जिसके वास्तविक मूल 4 और 5 है। वास्तविक मूल क्या है? 4 और 5 है, ठीक है। तो अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्या होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होता है ना। तो इतना चीज आप लोग जानते होंगे। इनमें से किसी भी एक मान को जो है आप अल्फा मान लीजिए, किसी भी एक मूल्य को आप बीटा मान सकते हो। बात समझ रहे? तो अब यहाँ पर पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस का 5, यहाँ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 5, एक्स प्लस अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 5 जाएगा तो माइनस 1, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 पंचे 20 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। देखिए 4 पंचे 20 और ये माइनस में आ जाता है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20, माइनस का 20 बराबर 0। जहाँ भी इस तरह का आपको मतलब कि समीकरण दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चंस को देखिए।
देखने में लग रहा है कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक तरीका बताऊंगा, बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे मैं कहता हूँ, हालांकि आप यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, फिर ये सोल्व कीजिए, तब जाकर आंसर आएगा। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव तरीका हो सकता है, अगर पसंद आएगा तो बताइएगा। तो देखिए कैसे, हम इसमें क्या सिर्फ एक्स वाई ही तो दिख रहा है, क्या मेरी बात को समझिएगा। इसमें सिर्फ एक्स वाई, यानी पूरे इक्वेशन में एक्स वाई, और आंसर में भी एक्स वाई है। तो एक्स वाई को दोनों को एक्स बराबर वाई बराबर 1 मान लीजिए, एक्स बराबर भी 1, वाई बराबर भी 1 मान लीजिए। तो ठीक है, तो मेरे उम्मीद से आपने मान लिया होगा, इस बात को समझ लिया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या, जैसे ही मैंने x को भी 1 माना, y को भी 1 माना, तो यहाँ पर अब प्रश्न में यहाँ पर 1 पुट कर दूं, यहाँ भी 1 पुट कर दूं, हर जगह 1, क्योंकि x y दोनों को हमने 1 मान लिया है। तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि यहाँ पर 4 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 और ऊपर पे स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1, तो 4 5 4 9, 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 4 9, और इधर 4 माइनस 5, तो माइनस का 1, यही ना। तो माइनस का 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये 81, और ये माइनस का 9, तो 81 1 82, 82 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 73। ठीक है, तो अब ऑप्शन में भी x बराबर 1 रखिए, y बराबर 1, तो सीधा सीधा आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि 713 इसी में बन रहा है, और यही राइट आंसर। कैसे, देखिए यहाँ पर x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही, तो 57 गुना 1 57, प्लस यहाँ पर भी y के जगह पर 1 रखिएगा तो ये 1 यानी 16 गुना 1 16, तो 16, इन दोनों को ऐड कीजिए 73। तो जो मैंने x और y को जो भी रखा वही ऑप्शन में रखा, दोनों का आंसर मैच कर गया, और यही राइट आंसर है। बाकी बात आपकी इच्छा, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, बहुत टाइम लगेगा दोस्त, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच कीजिए, बात समझ रहे हैं, थोड़ा अच्छा से सोचिए समझिए, क्या ये सब तरीका भी लगाना जरूरी है क्या, जहाँ कम चीज़ों से निकल जाए, मतलब कम समय में निकल जाए, वहाँ मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग तरीके से करना जरूरी है क्या, नहीं ना। तो बाकी बात अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो समझने का कोशिश कीजिए। देखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पर जो है, आप एक्स वाई को कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, जो यहाँ पर मानिएगा वही चीज़ आप ऑप्शन में भी पुट कीजिएगा, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक लेख सूचीबद्ध मूल्य में 200 रुपया है। सूचीबद्ध मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जो है 200 रुपया है। ठीक है, एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है, यानी 2 छूट देता है, तब जाकर उसे 150 रुपया मिलता है। क्रमिक छूट मतलब कि अलग अलग छूट, यानी पहले एक बार कुछ रुपए का छूट दिया, फिर एक बार कुछ रुपए का छूट दिया, उस तरह करके इसे 150 रुपये में मिल गया। यदि एक छूट 10% है तो अन्य छूट कितना होगा। ठीक है, तो बताइए 200 पर एक छूट 10% है, तो इसका 10% अगर मैं यहाँ पर घटा दूं तो 200 का 10% क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 20 होगा, है ना। तो ये कटा 20, तो 20 घटाइएगा तो कितना 180, इसका 20% यानी 10% आप घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 रुपया। तो अभी भी 10% घटाने पर मूल्य 180 रुपया है, लेकिन हमें तो 150 रुपयों में मिला है, इसका मतलब 180 पर भी छूट दिया होगा, इसका मतलब हमें 180 पर भी छूट दिया होगा, तभी जाकर ये वस्तु हमें 150 में मिल रही है। तो 180 पर कितने की छूट दी है, तो आपका जवाब होगा 30 की छूट दी है। किस पर, 180 पर, ना कि 200 पर नहीं। अब जो छूट मिलेगा 180 पर मिलेगा, क्रमिक छूट ना बोला है, पहले 200 पर छूट मिलेगा कोई एक छूट, फिर उसके बाद इस पर, उसके अगले वाले पर जो छूट मिलने के बाद जो डाटा होगा उस पर छूट मिलेगा। ठीक है, तो 30 की छूट मिली है किस पर, 180 पर, परसेंटेज के लिए।
100 से गुना कर दीजिए। तो ये कटा कटा ये 6 बार में, यानी 100/6, तो ये 1696 मतलब 16 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 100/6 कीजिएगा तो 16 पॉइंट कुछ समथिंग में 6% आएगा। तो यहाँ पर 2 दशमलव तक पूछा है, तो ये राइट आंसर है। तो ये इजी ही क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आना चाहिए, हो जाना चाहिए आपसे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कर सकते हो आप लोग। हालांकि चलिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो व्यूवर हैं सभी टाइप के हैं, नॉर्मल, मॉडरेट, मतलब जो एडवांस स्टूडेंट है सभी टाइप के हैं, तो सभी के लिए मैं सभी को यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर घुसाऊंगा, नहीं। और एग्जाम में भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। ये प्रैक्टिस क्लास है दोस्त, इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करता हूँ कि सभी का एक साथ तैयारी हो सके। बात समझ रहे हैं? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 21 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो इसमें 2 चीज आपको चाहिए। एक आपको लंबाई तो दिया है 21 मीटर, ठीक है, और हमसे जो है परिमाप पूछ रहा है, लेकिन क्षेत्रफल भी दिया है। आयत का क्षेत्रफल भी दिया है, एल इंटू बी भी दिया है, कितना? 210। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? अब एल का मान तो दिया है, लेकिन बी का मान नहीं है पता, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाकर भी बी का मान निकाल सकते हैं कि एल गुना बी 210 है, और एल अकेला 21 है, इसका मतलब बी को 10 होना पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। अब हमें चाहिए क्या? हमने यहाँ से क्षेत्रफल से चौड़ाई निकाल लिया, चौड़ाई की मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है परिमाप आयत का। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होता है। तो 21 10, यानी एल का मान 21 और बी का मान 10 गुना 2, तो 21 10 31 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा? 62। तो ये आपका परिमाप 62। इजी सब क्वेश्चन है, बट इसी क्वेश्चंस को हो सकते हैं नॉर्मल स्टूडेंट है पहले उसको भी निकालेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सोच भी सकते हैं ना कि एल का मान 21 है, क्योंकि यहाँ पर दिया है लंबाई, और क्षेत्रफल हमें 210 दिया, और क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर अगर 21 रख दें तो बी का मान 10 ऑटोमेटिक रखना होगा, तो बी का मान डायरेक्ट निकल गया। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। देखिए, समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों का योग और गुणनफल कितना है? तो चलिए इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? क्या यार, चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो अगर मैं मूल्यों का योग के बारे में बात करूं, यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करूं, तो माइनस बी बाय ए होता है। और मूल्यों के गुणनफल के बारे में बात करूं तो वो होता है माइनस सी बाय ए। नहीं, माइनस नहीं, सिर्फ सी बाय ए होता है। क्या होता है? सी बाय ए। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ए कहाँ से, बी कहाँ से लाएं, ए कहाँ से लाएं, सी कहाँ से लाएं, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो x के आगे में जो भी कुछ रहेगा वो a होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर x के आगे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। इस x के आगे में जो भी होगा वह b होगा, यानी x स्क्वायर के आगे में जो होगा वो 1, मतलब कि a का मान होगा, और x के आगे में जो भी होगा वह b का मान होगा। तो इसके आगे में क्या है? माइनस का 3। और यहाँ पर जो डाटा दिख रहा है वह c होगा। यहाँ पर हमेशा संख्याएं दिखेगा, इसमें मतलब कि चर वाला भाग नहीं दिखेगा, एक्स वाई जेड वाला भाग नहीं दिखेगा, द्विघात समीकरण। तो ये आपका सी है। तो बस यहाँ पर पुट कीजिए, तो माइनस बी, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर पहले सूत्र में भी माइनस है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आ चुका है।
और यहाँ पर बटे में ए का मान कितना 1। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 3/1 3। ठीक है, अगर समझ गए तो अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए सी कितना 4, ए कितना 1। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 4। तो ये क्या आया, शून्यकों का योगफल 3। तो 3 यहाँ है और लेकिन यहाँ पर -4 है तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर 3 4 आ गया, योगफल 3 गुणनफल 4। तो ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन इजी है, बट मैं एक चीज यहाँ पर इसको मतलब कि क्लियर करने के लिए लाया हूँ कि देखिए बिना बनाए भी बहुत सारे एलसीएम का आंसर आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चंस का, इसको जरूरी नहीं है कि आप बनाओ, ऐसे भी आंसर आ सकता है। जैसे देखिए एलसीएम जो भी होता है ये तीनों संख्या से कटता है, जितने भी संख्या दी गई रहती है सभी संख्या से कटेगा। जो भी एलसीएम होगा दी गई सभी संख्या से कटेगा। तो क्या ये 2 कभी 16 से कटेगा? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 168 कभी 16 से कटेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, तो नहीं आंसर होगा। कटा के देखिए ना, 16 से पूरा पूरा ही कटेगा? नहीं कटेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? क्या ये 252 16 से कट रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा देखिए 16 1 16 बच गया कितना 9, 16 9 25 हाँ 9, 92 कटेगा 16 से? नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं। तो डायरेक्ट बिना बनाए आंसर आ सकता है। और भी कई रूल से हो सकते हैं, जैसे इसमें अगर मैं 28 को देखूं तो इसमें 7 गुना 4 है, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप, बात समझ रहे हैं। इसमें देखें तो 14 गुना 3 है, 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, तो आराम से बना लोगे। तो कई तरीके हो सकते हैं, बिना बनाए मतलब कि आंसर आ सकता है। और वही सब तरीका जो है थोड़ा स्टूडेंट को स्मार्ट बना देता है, इस बात को समझिए। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई संख्या, किसी संख्या के बारे में बात कर रहा है, किसी संख्या को x मान लेते हैं और उसने कहा कि किसी संख्या के 78% को, और इस संख्या वो संख्या क्या माना, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि संख्या x है, संख्या जो है x है। तो इसने कहा देखिए, इसने कहा इस संख्या के 78% x का 78% को 396 में जोड़ दिया जाए, 396 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब जो संख्या माने वही प्राप्त हुआ, x ही प्राप्त हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये इक्वेशन से मतलब कि ये पूरा मैंने पढ़कर ये चीज को फाइंड कर लिया। अब यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये x बराबर यानी 0.78x प्लस 396 बराबर x। तो इसको आप इधर लेते आइए 396 और इधर x माइनस 0.78x, ये है ना, तो ये पॉइंट में उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो ये 396 बराबर देखिए 78% को सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। आप सोल्व करके देखिए, ठीक है। तो इसको घटाइएगा तो 0.22x आएगा। तो इसको घटाइए, देखिए कटता है क्या। मैं यहाँ पर पॉइंट को उड़ाऊं तो नीचे में 100 आएगा, ठीक है। तो 22 एका 22, ऊपर ऊपर मैं कटा रहा हूँ, 22 एका 22 बच गया आपका 11 से कटा के तक था, 11 तिया 33, 11 6 के 66 36, और ये 11 से 2 बार में, ये 2 से 9 बार में कट जाएगा, है ना। ये 2 से क्या है 9 बार में कट जाएगा, तो 2 से 18 बार में, 9 बार में नहीं 18 बार में। तो x बटे 100 बराबर कितना आया 18। ये चीज मान लेते हैं कि आप लोग हल कर दोगे। देखिए दोस्त, डायरेक्ट हमको करना रहता था अभी तक मैं आंसर देकर निकल गए रहते हैं, है ना। लेकिन
बट समझाने के लिए क्या कीजिएगा, जब सभी टाइप के स्टूडेंट हो तो सबको लेकर चलना होगा। तो इसको यहाँ से आप अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या r/4 और ऊंचाई 4l है। तो कहीं ना कहीं इसमें आंसर हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकाला जाए। तो देखिए, हमारे पास r दिया है r/4, यानी त्रिज्या का मान दे दिया है r/4। चलिए इसको बड़ी r मानते हैं, थोड़ा सूत्र में लगाने में आसान होगा। ठीक है, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई l जो दे दिया है 4l दिया है हमसे। ये क्या है, शंकु, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होनी चाहिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो पाई आर कॉमन आ गया, अंडर में एल प्लस आर, जो कि आपकी किताबों में ये फार्मूला लिखा हुआ। आपके किताब में मतलब नहीं कि 9th-10th के बुक में देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला आपका मिलेगा, लेकिन ये भी होता है। और ये अपनी मर्जी से इस फार्मूला को बना सकते हो। अगर नहीं आता है, मतलब कि नहीं आ रहा है कि फार्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो एक बार सोचकर देखिएगा। जैसे मैं कहता हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर होता है। कैसे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये ऊपर वाला सिर्फ होता है। क्या होता है? ऊपर वाला, जो टोपी टाइप का देख रहा है। लेकिन कुल में जो नीचे में एक वृत्त दिख रहा है उसका भी क्षेत्रफल जुड़ता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, और नीचे में एक क्या है, वृत्त, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये दोनों मिलकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी सीधा सीधा कहा जाए तो आप जो आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला, क्रीम वाला, जो मतलब कुल्फी वगैरह जो खाते हैं, तो उसके ऊपर में खोपिया लगा हुआ, बस उसी टाइप का। तो यहाँ पर अब मान को पुट कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर अच्छा है, मैंने यहाँ पर आर माना है, तो इसको ये बड़ी आर आप कुछ देर के लिए मानिए, इसको बड़ी एल मानिए कुछ देर के लिए, ये बड़ी आर, ये बड़ी एल, ये बड़ी आर। तो ये फार्मूला भी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए। हालांकि ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप मान रख कर कर सकते थे। पाई आर का मान 4/, अच्छा r/4 है, क्या है, r/4। l का मान 4l और r का मान r/4। बट ऐसा ऑप्शन में कहीं आंसर ही नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो पूरे इक्वेशन को आप 4 से गुना कर दीजिए, पूरे को आप 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 से यहाँ पर कहने का मतलब कि गुना कीजिएगा, तो ये देखिए मैं समझा रहा हूँ, पाई यानी ये जो पूरा है, ये पाई r/4, इसके अंदर में चलिए यहाँ पे, इसके अंदर में 4l प्लस r/4, इस पूरे को आप 4 से गुना कीजिएगा, तो ये 4 कट गया, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पाई आर। इस 4 से गुना करने पर, क्योंकि देखिए इस 4 से आप गुना कीजिएगा तो पाई आर, और ऊपर में 4 और नीचे में ऑलरेडी नीचे से 4 था, 4 खत्म होता कि नहीं, तो ये पाई आर बचा। फिर अंदर में 4 से गुना कीजिएगा, अंदर में 4 से गुना कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16l प्लस इसको 4 से गुना कीजिएगा, तो ये r। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको आंसर दिखना चाहिए, पाई आर, अच्छा बटे में 4 है। ओहो, ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया है। चलिए, ऑप्शन नहीं दिया है इस तरह से, तो यहाँ पर 4 से नहीं हो गुना कीजिएगा तो काम चलेगा, पर ऑप्शन को भी हमें अच्छा से देखना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आप इस r/4 से, यानी इस 1/4 से इसमें अंदर गुना कर दीजिए, तो ये बचा क्या, पाई आर, यानी 4 से गुना ना करके 1/4 से गुना कीजिए,
1/4 से गुना, तो यहाँ पर एल बच जाएगा, इसको 1/4 से गुना कीजिएगा तो ये r/16 हो जाएगा। तो ये आपके इसमें आंसर है l प्लस r/16, पाई r l प्लस r/16, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा समझिए, बस सूत्र पर ही खेल है और कुछ है नहीं। यहाँ पर 210, इस समय क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस मान पुट कीजिए आपका आंसर। 1045 का मान कितना 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 2 गुना 1 1, प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, √3/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या होगा 3/4, इसका मतलब यहाँ पर 3/4, और फिर माइनस है तो ये भी, यानी साइन 60 का भी मान √3/2 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा 3/4, तो ये गया खत्म, तो बचा क्या 2 गुना 1 2, ये राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, आज थोड़ा सर दर्द कर रहा है, बारिश में भीग गए थे इसलिए थोड़ा ज़्यादा आज सर दर्द कर रहा है। तो हो सकता है दोस्त पूरा ना कराऊं, लेकिन देखता हूं जहां तक हो सके कराने का कोशिश करता हूं। पीटर ने अपने मित्र से 4 वर्ष के लिए 3.5% प्रति वर्ष की दर से 2000 उधार लिए। 4 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक तो इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, या तो जो तरीका मैं आज से बहुत दिन पहले क्या 15-20 दिन पहले करवाया होगा कुछ किसी न किसी वीडियो में, उस तरीके से करते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि SI क्या होता है, तो SI जो होता है, मैं सूत्र में अगर लिखूं तो मूलधन का RT%, ऐसे कह सकते हो, मूलधन का RT%। अब ये बात कहाँ तक हजम हो रही है, होगी हजम दोस्त। यहाँ अगर ये बात सोच लिए ना कि SI जो होगा मूलधन का RT%, तो डायरेक्ट आप चुटकियों में मतलब ब्याज निकाल लीजिएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 4 और ये क्या है 7.5, यानी मतलब कि 7/2, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 गुना RT, मैंने क्या कहा है RT%, यही ना कहा है, जो ब्याज होगा मूलधन का RT%, R कितना 3.5, 3.5, और समय कितना 4, तो ये गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 × 12 तो 14%, यानी ब्याज जो होगा 14%, किसका, मूलधन का 2000 का 14%। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां से डायरेक्ट आप परसेंट को उड़ाइए नीचे में 100, तो ये कटा काम खत्म, 14 दूनी 28, यानी 280। SI आ गया 280, लेकिन हमसे पूछा था कि SI नहीं, अमाउंट पूछा था, मिश्रधन पूछा था, मिश्रधन क्या होगा, बात समझिएगा थोड़ा सा। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस SI, ये ना, तो मूलधन आपका 2000 है और SI 280 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं 2280 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमसे मिश्रधन पूछा है कि कितनी भुगतान की जाएगी, तो 4 वर्ष के बाद आप मूलधन जो पैसा लिए हैं वो भी दीजिएगा और जो उसका ब्याज लगेगा वो भी, तो दोनों मिलाकर जो होता है वो मिश्रधन होता है। क्या होता है? मिश्रधन। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट बताने वाला था, समझिए कैसे। तो आपका जो रेट, ये जो आपका SI आया वह 14% आया। तो अगर आप मूलधन 100 मानते हैं तो उसका 14% एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, 14% एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी 114%। क्या होगा? 114%। तो आप डायरेक्ट आप मूलधन का 114% निकाल दीजिए। मूलधन कितना? 2000 का आप 114% निकाल दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 14 दूनी 28, तो 0, तो 2280।
तो ये तरीका हम यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे थे ताकि इससे जल्दी आंसर आएगा। हमने मूलधन को माना है 100, लेकिन रियल में 100 नहीं है, रियल में 100 नहीं है, रियल में है 2000। तो इस तरीके को अगर आप समझते हैं तो ये सब जो है डायरेक्ट बिना किए आंसर आएगा, लेकिन ये तरीका को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि दोस्त अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है दोस्त। तो इस क्वेश्चन को कराकर मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 28, 11वां पद और 7वें पद से 12 अधिक है, तो 20वां पद क्या होगा। जैसे ही आपको कोई सा भी पद बोले, ये एपी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, करनी चाहिए, करिए। देखिए, कोई सा भी पद यहाँ पर बोले, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला है तीसरा पद, तीसरा पद के लिए हम क्या लिखेंगे, a + 2d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a + 2d बराबर 28। अगर यहाँ पर कह रहा है 11वां पद, क्या बोल रहा है 11वां पद, 11वां पद को हम क्या लिखेंगे, एक a प्लस, इसमें 11 में 1 कम 10d, ठीक है। फिर कह रहा है इसका अंतर, 7वें पद, 7वां पद को हम क्या लिखेंगे, a + 6d, यानी 7 से 1 कम, ठीक है। और इन दोनों बोल रहा है जो ये वाला 11वां पद है 7वें पद से 12 अधिक, यानी इन दोनों का अंतर क्या बोल रहा है, 12 है, ठीक है। और हमसे प्रश्न पूछ रहा है ए 20वां, यानी 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 19d के बारे में हमसे पूछ रहा है। ये चीज कैसे आया है, इसका मैंने प्रॉपर एक 5 मिनट का वीडियो होगा, उस पर मैं करवाया हूँ, उसको जाकर अगर समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ कि अगर तीसरा पद कहे तो उसे a + 2d लिखना है, अगर 11वां पद कहे तो a + 10d लिखना है, मतलब कि एक घटाकर यहाँ d के साथ गुना करना है। बात समझ रहे। तो अब यहाँ से होगा क्या, a और d का मान निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, a और d का मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, तो इसको सोल्व कीजिए, a + 10d, यहाँ पर -a - 6d बराबर 12। तो यहाँ से क्या आएगा, a तो खत्म, तो 10d में 6d जाएगा, तो कितना बचेगा, 4d बराबर 12। तो यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। इस d का मान 3 यहाँ पुट कीजिए, उस d का मान 3 यहाँ पुट कीजिए, तो a + 2d के जगह पर 3, तो ये क्या हो गया, 28। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 28 में 6 जाएगा तो 22। तो a का भी मान निकल गया और d का भी मान निकल गया, बस इसमें पुट कीजिए आपका आंसर। a का मान 22 + 19, क्योंकि हमसे 20वां पद पूछा है तो उसको हम लिखेंगे a + 19d, और d का मान 3, तो ये 22 + 19 × 57, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 5 2 7 79, कितना हो जाएगा, 79। ये आपका राइट आंसर। बस यहाँ तक रहने देते हैं दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे कर लेंगे, अच्छा सब क्वेश्चन है, बट यहाँ तक रहने देते हैं।